अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने के फ़ैसले को आज कलअदम करार दे दिया है। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसले में ये कहा है कि आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख में तौसी की इजाज़त नहीं देता है। उसके बाद वफाकी काबीना का एक इजलास हुआ है जिसमें इस फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और तौजीह ये पेश की गई है कि जी ये फ़ैसला एक अक़लियती फ़ैसला है। और ये सब अब जो वफाकी काबीना है उसके मुस्तरद करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इस पर बात करने से पहले ज़रा हम आज की जजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप आज के फ़ैसले को? देखिए, पहली बात तो है कि फ़ैसला तो एक लैंडमार्क फ़ैसला है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये असूल शुरू कर दिया जाए कि आप हर मामले के अंदर फुल बेंच बनाना शुरू हो जाएं तो फिर तो ये सिलसिला कहीं रुकेगा ही नहीं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का फैसला भी एक जज का फैसला होता है। और दूसरी बात यह है कि ये कोई ऐसा मसला है नहीं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया है या क्या हो गया। एक फैसला है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं और नहीं हो सकते हैं। यही है, इसके ऊपर यही सूरत हाल बन। अगर क्या आप खुद सोचें कि अगर ये फैसला उनके हक में आता है शहबाज शरीफ के, तो क्या वो कहते कि फुल बेंच बनाओ? कभी ना कहते। ठीक, आज चूंकि फैसला खिलाफ आया तो फुल बेंच की बात कर रहे हैं। तो फुल बेंच भी अगर कहेगा तो फैसला तो यही कहेगा, लेकिन बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की इंटेग्रिटी इन क्वेश्चन कर दी है कि जनाब इस अंदर कुछ जज जो हैं वो बुनियादी तौर पर एक तरफ हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं। आपको एक इस वक्त फैसला उन्होंने सही किया है कि इस तरह इस मतलब यह है कि एक जज सही फैसला कर सकता है, एक दूसरा सही कर सकता है और दूसरा गलत कर सकता है। उन्होंने यही कहा कि आप फैसला नहीं करना चाहते, लेना चाहते, आप अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर 1997 की तारीख दोहराई जा रही है और शहबाज शरीफ इस वक्त ये चाहते हैं कि वो खुद जाके इलेक्शन के अंदर शामिल ना हो। अच्छा। बल्कि इलेक्शन जो है उनको सुप्रीम कोर्ट वो फैसला ना माने और सुप्रीम कोर्ट उनको अदालत में बुलाए और फिर वो उनको निकाल दे। ठीक, जाहिर बात है कि इस कंटेम्प्ट में वो जाएंगे, राना सनाउल्लाह जाएगा और दो तीन लोग जाएंगे, बल्कि अब तो उन्होंने ये कर लिया कि पूरी कैबिनेट जाएगी। यानी वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखें कि ये नवाज शरीफ का मुझे कोई निकाला नहीं है। नवाज शरीफ जब निकले थे तो उस वक्त शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम था नंबर 1। सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जीटी रोड पे उनकी थी। ठीक, कमिश्नर्स को ड्यूटियां लगी हुई थी कि कैसे उनको प्रोटेक्ट करना है। आप सोचें कि 6 घंटे पंजाब हाउस से जुलूस डिले हो गया था क्योंकि लोग इकट्ठे नहीं हो रहे थे। बड़ी मुश्किल से जब डी चौक पहुंचे तो 3000 पुलिस वाले वहां खड़े थे। अगर वो 3000 पुलिस वाले 25 मई की तरह इन लोगों को डंडे लगा देते तो नजर नहीं आना था इन्होंने। अब पहला इनको इतने भी तेज भागे थे, लोग रास्ते में थे ही नहीं, ना जेलम में को था, ना गुजरात में को था, ना किस। पहला उनका स्टॉप हुआ था शदरा के अंदर और वहां उन्होंने वो तकरीर की थी। वहां पर मुझे कोई निकाला जो बड़ी फेमस हो चुकी थी। एक तो ये 97 की जो अभी हमने उनको लाइन पे लेना है इंशाअल्लाह नई मशहूर भट्ट जो हैं, उन्होंने एक पूरी की पूरी दोबारा उसकी तारीख को दोहराया। अगरचे मेरे पास मेरे सामने है कि तो उसने, लेकिन मसला सारा यह है कि उस वक्त यही हुआ था। आप उस वक्त तो आपने 3 जजों का फैसला मान लिया था नवाज शरीफ साहब ने, और वो 3 जज भी हो जो मेन सुप्रीम कोर्ट में नहीं बैठे हुए थे बल्कि कोयटा रजिस्ट्री में बैठे हुए थे। और कोयटा रजिस्ट्री में उन्होंने बैठे होकर फैसला किया था कि सज्जाद अली शाह साहब जो है जज नहीं है, और फिर सज्जाद अली शाह साहब ने उनके फैसले को खत्म किया था। फिर एक और जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने फैसला कर दिया था। फिर रफीक तारड़ का वो सारा एपिसोड है कैसे वो ब्रीफ केस लेके वहां पहुंचे, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उन दोनों जजों को नवाजा। रफीक तारड़ को सदर पाकिस्तान लगाया, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को उन्होंने सदर का कैंडिडेट बनाया और वो कैंडिडेट हार गया, लेकिन फिर उसको डेथ बेड के ऊपर गवर्नर सिंध लगाया। ये है वो पाकिस्तान की बड़ी
खूंकचा किस्म की बड़ी ऐसी तारीख जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस तारीख को दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज एक फैसला है, आप उसके बाद देखें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और 6 बेंच का फैसला आया जिसने काजी फायद ईसा के 2-in-1 फैसले को रिजेक्ट कर दिया। इसको जरा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओरिया साहब, हिलाली साहब से जरा जजमेंट पे थोड़ी बात कर लेते हैं। हिलाली साहब, आइन की बालादस्ती हुई है, 90 रोज में इलेक्शन होना चाहिए, इस बात पे किसी को कोई इनकार नहीं है, मगर कुछ सवालात उठा रही है हुकूमत। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से कहा गया है कि जी अभी तक कुछ मामलात में क्लैरिटी नहीं आई है। एक तो 4-3 वाला मामला क्लियर नहीं हुआ इस जजमेंट के अंदर। दूसरा, उन्होंने कहा कि जी जनरल इलेक्शन में पूरे मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए। इस आर्ग्यूमेंट को भी अदालत में एंटरटेन नहीं किया गया। क्या होगा अगर केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं हुई, पंजाब में KP में इलेक्शन हो गए, असेंबलियां बन गई, तो जनरल इलेक्शन में किस तरीके से जाएंगे, इस आर्ग्यूमेंट को एंटरटेन नहीं किया गया। साथ ही आर्टिकल 254 का सहारा ले रही थी हुकूमत, वो भी नहीं माना गया। क्या देख रहे हैं आप इस जजमेंट को, किस तरीके से? देखिए, मैंने पहले कहा था कि ये नौबत आ गई है पाकिस्तान में कि अगर PDM का ये है कि अगर इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए हैं तो हमारा रिएक्शन ये होगा कि उसको सैबोटाज करें, ना माने। अगर भी पाकिस्तान को नुकसान पड़े कोई बात नहीं, हमें तो अपने दुश्मन को पावर में नहीं देख सकते। बिल्कुल ये है। इसलिए तो ये ओवरएक्ट, देखिए उनके अपने चमचे कह रहे हैं कि ये ओवरएक्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं डॉलर जो गिरा है, ये क्यों गिरा है, ये किसका नुकसान हुआ है? मुल्क का हुआ है ना, मईशत का हुआ है, आपकी इनकी डिफिकल्टीज का हुआ है। बिल्कुल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है कि नहीं? अब ये नहीं बात करते लोग कि इंस्टेबिलिटी है, ओपन टॉक होता है कि ऐसे चल नहीं सकता है, ऐसे लोगों के साथ एक मुल्क नहीं चल सकता। दिस टॉक ऑफ डिवीजन। अब फेडरल एजेंसीज को बात देखिए कैसे, क्या मतलब है जब एक PDM गवर्नमेंट आके कहता है कि हम नहीं मानते, तो इसके मतलब जो जज साहब ने कहा है कि कोऑपरेट करें फाइनेंस और सिक्योरिटी पे, वो नहीं करेंगे। वो उन्होंने तो कह दिया है हम नहीं कोलैबोरेट या कोऑपरेट करेंगे। उसका मतलब तो क्या आप कंटेम्प्ट पे जाएंगे? हाँ, क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि द सिचुएशन हैज बिकम वर्स। ये इमरजेंसी और मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा, लोग कहते हैं कि टेक्निकली इमरजेंसी पे प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ता, मगर डिक्टेटोरियल रूल पे तो किसी को साइन नहीं करना पड़ता है और ना होता है। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि ये अवाम यूनाइटेड थी, ये अवाम इलेक्शन देखना चाहती थी, ये अवाम रिजेक्ट करती है डिक्टेटरशिप को। 90-10 ऐसे जबरदस्त किस्म के नतीजे निकल रहे हैं पोल्स पे, मगर आप लोगों को ये नहीं। और आप बेशक अगर आपको इमरजेंसी इंपोज कर सकते थे कॉन्स्टिट्यूशनली, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैज टू साइन, और अगर आपको पक्का पता होता वो करते तो शायद कर देते। तो आप सोचिए तो सही, अमेरिका बहादुर ने आपको कहा है, हालांकि अमेरिका बहादुर इमरान खान के साथ उनका बनता नहीं है, मगर अमेरिका बहादुर ने उनको कहा है प्ले द गेम अकॉर्डिंग टू द बुक। उसका मतलब है कि कानून के तहत चलो तो ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, मगर हमारी इमेज अब तबाही हो जाएगी। वो तो क्या, देखिए अगर आप इस किस्म की टैक्टिक्स अडॉप्ट करें एंड ओपनली गो कहें कि नहीं हमें फिर भी इमरजेंसी मार्शल लॉ, ये तो लोग कहेंगे कि ये मुल्क चल नहीं सकता। आपके ऊपर शायद सैंक्शंस भी आ जाएंगे। अच्छा, तो बात करिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट डिवाइडेड, बिटरली डिवाइडेड। अरे यार, इनको इकट्ठा होना चाहिए, कुछ करें नहीं, ये तो और भी तकसीम करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के लगे पड़े हैं, सब लोगों को पता है। देखिए लुक एट दी इमेज जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि स्टेबिलिटी आएगी, पीस आएगा, काम आएगा, ऐसे सिचुएशन में लोग रूल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ओरिया साहब, अब बात ये है कि देखिए ना, किसी भी जज ने आज तक ये नहीं कहा कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होने जाएंगे। इस बात पर तो सबका इत्तेफाक है। सो मोटो लेने के ऊपर इख्तिलाफी नोट में बातें हो रही थी, तो अभी तो हुकूमत टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रही है। से भी ज्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में फैसला आया, हाईकोर्ट में भी यही हुआ कि 90 दिन के अंदर
हाईकोर्ट ने कह दिया था ना कि 90 दिन में, और उन्होंने हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इन्होंने कहा था नहीं कराएंगे। हाईकोर्ट ने कहा नहीं, हम पहले उनको देख लें। अब देख लिया, उन्होंने नहीं कराया। एक तो ये है कि इमरजेंसी इसलिए नहीं लगा सकते कि इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने खुद लगानी है। मैं प्रोविजन पढ़ दूं, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड that a grave emergency exists in which the security of the Pakistan or any part of thereof is threatened by war or external aggression or internal disturbance beyond the power of the provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency। एक तो ये है कि वो उन्होंने खुद अलवी साहब ने खुद लगानी है, और लगाने के बाद फिर उन्होंने असेंबली में पेश करनी है। तो इस पे ये इनको इसमें फंसे हुए हैं कि ये क्या करें भाई, ये तो अलवी साहब बैठा हुआ है। दूसरा, अलवी साहब को उस वक्त तक नहीं हिला सकते जब तक इलेक्शन ना हो। ये मैं आर्टिकल 41 आपके सामने पढ़ देता हूं। Provided that the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon the office। तो इलेक्शन हो गए तो अलवी साहब जाएगा, वरना तो अलवी साहब बैठा हुआ है। अलवी साहब ने इमरजेंसी लगानी है। ऐसा बुरी तरह फंसे हैं लाली साहब, आप सोच नहीं सकते। आप कसम से मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। इमरजेंसी का रास्ता इतना हमवार नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिस तरह से बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त हमें ओरिया साहब ज्वाइन किया नईम अशरफ भट्ट साहब ने, उनकी तरफ चलते हैं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नईम, क्या हाल चाल है, ठीक है? अच्छा, आपने अभी 1997 का वो पूरा जो एपिसोड था उसके बारे में आपने एक पूरी एक दफा जिसे कहता है मट्टी उतारी है और दबा चीज़ें निकाली हैं। अगरचे कि मैं उन दिनों में कोयटा था, कोयटा का हिस्सा तो मैं देखता था। ये सारा नवाज शरीफ साहब को जब 2/3 मेजॉरिटी जब ये जीत के आए हैं और ये पाँव ज़मीन पर नहीं रखते थे और समझते थे मैं बड़ी चीज़ हूँ, तो ये शुरू कैसे हुआ था सारे का सारा, जो कि आपने वो एक ख़ास से डीप स्टोरी निकाली है, ताकि वही रिपीट कर रहे हैं, बताइएगा। बिल्कुल, ये वही उसी का रेप्लिका है और ये एग्जैक्ट वर्ड हैं उन साहब के जो उस वक्त चशमदीद दुआ थे नासिर बल के, उनके जरिए बहुत सारी चीजें मियाँ साहब जो उस वक्त वजीर आजम थे नवाज शरीफ, वो कर रहे थे। वो सिर्फ दुआ नहीं है बल्कि उनके जरिए भी कुछ चीजें उसमें हुई थी। सबसे पहले उन्होंने हमें बताया, बड़े नॉन शख्सियत है और उस अहम सरकारी ओहदे जो उस वक्त उसके पास था, उसके बाद वो एक बड़े रियासती ओहदे पर भी वो रहे हैं और काफी पॉपुलर हैं। अच्छा, वो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये मामला जो जस्टिस सज्जाद अली शाह से खराब हुआ मियां साहब का, वो एक मामूली से बातों से शुरू हुआ था। और सबसे पहले ये फैसलाबाद गए थे दौरे पर, उन्होंने जाकर यानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने दौरे पर जाकर 4 मुलाजमीन जो महकमा हार के थे उन्हें मुअत्तल कर दिया। अगले रोज उन्होंने सो मोटो लिया। टीवी पे खबर भी आई थी, टीवी पे खबर चली थी बेकायदा उसकी। जी जी। अच्छा, चीफ जस्टिस ने वो कहा कि आपका तो ये है, ये तबाही मामला है, आप जनाब जाके वज़ीर आज़म साहब आपने ये क्यों किया। अच्छा, उस पे इनको बड़ा ये शायद वो ही आप जो कह रहे थे 2/3 मेजॉरिटी, और उस वक्त तो अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहे थे, वो बिल आ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मुझे कैसे चैलेंज कर दिया। उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल को मना किया कि इनके पास नहीं जाना, वो किसी और डिप्टी अटॉर्नी को भेज दिया। फिर उसके बाद अगली जो हुआ कि बाबदा का केस था, तो बाबदा ने कोई रिकवरीज करनी थी तो उस पर स्टे ऑर्डर दिया अदालत ने। जब वो लोग गए तो वो स्टे हो गया। स्टे हुआ तो फिर इनको बहुत ज्यादा गुस्सा, और उन्होंने इन साहब को जो कि अहम ओहदे पर थे उस वक्त, जिनसे हमारी बात हुई, एक बड़ी मीटिंग में मियां साहब ने कहा कि देखिए तुसी ये की कर रहे हैं पंजाबी में, बिल्कुल उन्होंने तो ये इनको समझाया। नईम साहब, कता कलामी की माजरत, इस वक्त एक ब्रेक पे जाने, ब्रेक के बाद वापस आकर डिस्कशन से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। ओरिया साहब, आप प्लीज जी भट्ट साहब, आप बता रहे थे कि उसके बाद वो तो उनका आ गया था अपना उनका वापडा वालों का केस, तो वो उससे बता रहे थे। जी फरमाइए। जी, वो वापडा वाला वो उससे जब स्टे हो गया रिकवरी पर, तो फिर मियां साहब जो है खुल के उन्होंने नाराजगी शो की एक बड़े अहम इजलास में, और इन्हीं साहब को कहा कि ये देखा ये क्या कर रहे हैं, इनको जरा समझाएं, इनसे बात करें। तो ये अब आपने नोट करते जाना कि कितनी दफा जो है वो मामला सुलह की तरफ जाए। ये पहली कोशिश हुई उस वक्त, फिर वो गए वो साहब,
उनसे मिले और कोई रफा दफा और कुछ सुलह वाली बात हो गई। फिर कुछ दिन गुजरे तो फिर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों की खसूसी अदालतों का मामला आया। ये सबसे बड़ा था जिससे ज्यादा लड़ाई शुरू हो गई। इस पर मियाँ साहब ने कहा कि वो अपनी मर्जी से बनाएंगे और ये अलहदा होंगी, और ये जुडिशल प्रोसेस जो होता है बाकी जो जुडिशरी में जजिस की तैनाती उस तरह नहीं, ये गवर्नमेंट करेगी सारा कुछ। उस पर वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इस तरह नहीं है, बाकी मामला की तरह ये जुडिशरी के भी इसमें जो है वो शामिल किया जाए और इसमें इस तरह हो। वो फिर जब तनाव ज्यादा बढ़ा तो फिर इतने खराबी हो गई, तो अब दूसरी कोशिश हुई और फिर मियाँ साहब के वालिद साहब मियाँ शरीफ, जो उस वक्त आपको पता है बड़े पॉपुलर थे इन मामलात में, वो सारी सियासत पीछे बैठ के वही करते थे। तो मियाँ शरीफ साहब फिर बीच में आए और उन्होंने फिर सुलह साई कराई और फिर दोनों की मुलाकात हुई। जस्टिस सजाद अली शाह और वजीर आजम के नवाज शरीफ, इन दोनों की मुलाकात कराई मियाँ शरीफ ने, और तय हो गया कि अपना अपना काम करें, कोई इशू नहीं है। फिर 2 दिन गुजरे तो मियाँ साहब को फिर वो ख्याल आ गया कि नहीं, हमने ये करना है, जो कि जिस बात पे लड़ाई थी वो दोबारा उन्होंने शुरू कर दी। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया उस शख्सियत से कि जब ऐसे किया दोबारा मियाँ साहब ने, हम तो यही समझते हैं कि मियाँ शरीफ जब कह देते थे तो वो फाइनल होता था, तो नवाज शरीफ ने फिर दोबारा जब सुलह हो गई उनकी मौजूदगी में वालिद साहब के, तो फिर दोबारा क्यों किया? उन्हें कहा ये मैं क्या हो सकता है वो वालिद साहब की मर्जी से ही मियाँ साहब ने जो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है बिल्कुल मियाँ साहब ने उनकी मर्जी से। खैर वो मामला ज्यादा एक दफा तनाव बढ़ा तो बात जो है वो असेंबली में करारदाद तक। अब इसका इसीलिए अभी जो हो रहा है ये उसका रेप्लिका इसीलिए कहा जा रहा है, ये चीजें आप देख में नोट कर असेंबली में आज कल भी जो हो रहा है वो अब करारदाद लाने का फैसला हो गया। मियाँ साहब ने कहा कि उन्हीं साहब को जिनसे हम इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि आप उसका मतन लिखें, तैयार करें, यानी इतनी अहम पोजीशन पर ये साहब थे। उन्होंने कहा मैं लिखना, तो अब शहबाज शरीफ अब तीसरी कोशिश है, शहबाज शरीफ बीच में आए जो वजीर निसार अली खान को कहा था कि अपना तुम अपना वो करो, पेश करो। जी अच्छा वो जी चौधरी साहब ने करना, जब वो लिखना था तो शहबाज शरीफ अब बीच में तीसरी कोशिश होने लगी है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ये गलत हो जाएगा, ये इसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, और वो चीफ जस्टिस के खिलाफ करारदाद इस तरह की बातें। डॉक्टर साहब हाँ जी, वो आप बात हो रही थी कि उसको निसार अली खान को कहा गया था कि लेके आओ। जी तो शहबाज शरीफ साहब फिर बीच में आए, उन्होंने कहा इन साहब को कि आपको जो मियाँ साहब गोश्त का कहेंगे तो आपने दाल से बात शुरू करनी है और फिर आलू शोरबे पे बात खत्म होगी, यानी आपने ये करारदाद वाला काम नहीं करना। फिर उन्होंने यही किया और वो फिर दोबारा जो है तीसरी दफा कह लें कि वो रफा दफा हो गया। लेकिन मियाँ साहब जो हैं वो अपनी जगह वो अड़े हुए थे और वो कुछ खून वाला मामला नहीं हो सका। फिर आप कह रहे हैं कि फाइनल जो था बड़ा, यानी कह रहे हैं कि वो चोट जो मारने का वो फैसला हुआ चीफ जस्टिस को, लेकिन उससे पहले एक काम ये हुआ कि एक फ्लोर क्रॉसिंग का कानून उस वक्त बनाया था मियाँ साहब ने, तो उसको मुअत्तल किया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह। तो मियाँ साहब दोबारा फिर वो आए, उसे अब फिर उन्होंने कहा इस दफा काम थोड़ा बड़ा डालते हैं, और वो फिर बड़ा काम ये हुआ जो आपको एक के आप खुद भी हैं, उस वक्त आप वहाँ थे हम पोजीशन में कोयटा में, तो वो एक जो साबिक जज साहब हैं जो बाद में एक बड़े होते पर भी रहे, और एक साथ रफीक तारड़ साहब बाद में सदर हो गए थे। जी रफीक तारड़ साहब, उनका तो नाम ले लें। ये दोनों को भेजा गया कि आप कोयटा पास पहुंचे, और वो फिर वो वहाँ गए, और फिर इन्होंने मुझे एक अहम बात और भी बताई कि उन 3 जो जजेस थे कोयटा बेंच, उनमें से एक जो थे वो थोड़ा देर उन्हें हो गई, गालिबन जस्टिस नासिर असलम जाहिद थे, तो वो उनके लिए उन्होंने कहा कि फिर पहले ये फैसला कि ये जो 2 जज हैं इनसे ही आप बाकियों से ले लें फैसला। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो जो एक जज है मैं नाम नहीं उनका ले रहा, वो अभी लाहौर में होते हैं, उन्होंने कहा वो थोड़े से ना डी ट्रैक हैं, वो जरा खलील रहमान साहब। हाँ अब जरा मैं सुनता था रोज जाके ना, इसलिए मुझे पता। अच्छा वो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो तीसरे आ जाए, फिर वो दोपहर तक उन्हें फ्लाइट मिल की, वो आ गए, तो फिर तीनों ने बैठकर उनको उनकी अपॉइंटमेंट ही जो थी साबिक जस्टिस सजाद अली शाह की, उनको वो उन्होंने कैंसिल कर दिया कि ये सही नहीं है। उसी थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद बेंच बैठा जस्टिस सजाद अली शाह, उन्होंने उनका फैसला मुअत्तल कर दिया, और फिर कुछ ही देर बाद
जस्टिस सईदुल सिद्दीकी उन्होंने कराची बैठ के तो चीफ जस्टिस का जो फैसला था उसको वो कर दिया, तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो फिर जब खराबी हुई तो एक मरतबा फिर अब चौथी कोशिश हुई, उसमें अब आई सुप्रीम कोर्ट बार। उस वक्त आबद हसन मंटो जो थे वो उसके प्रेसिडेंट, वो फिर दोबारा उन्होंने मिले दोनों तरफ, उन्होंने कहा कि ये तो तमाशा लगा हुआ है तो इसको कहीं वो सेट कर दें। फिर तय हुआ कि आप अपना अपना काम करें, कोई वो सख्ती नहीं होगी, ये तय हो गया। लेकिन वो तय नहीं हो रहा था, मियाँ साहब वो नहीं मान रहे थे। फिर एक दो दिन गुजरे तो वो मामला उन्होंने फिर मियाँ साहब ने कहा कि जो है वो नए चीफ जस्टिस जो हैं उनको बनाया जाए, अजमल मियाँ साहब को, उनको एक्टिंग बनाया जाए। और समरी भेजी जब प्रेसिडेंट उस वक्त थे फारूक लगारी, तो उन्होंने समरी पर दस्तखत ना किए और रख ली। तो फिर मियाँ साहब को थोड़े खतरात दरपेश हुए लगारी साहब से, तो फिर उनकी मुलाकात हुई उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से। वो 2 घंटे की मुलाकात पीएम ऑफिस में हुई। तो ये एग्जैक्ट वर्ड हैं उन साहब के, और वो वहाँ मौजूद थे। ज़ाहिर है सारा कुछ उनके जरिए बहुत सारी चीजें मैं अभी कुछ फिल्टर की हैं, कुछ चीजें उन्होंने ये भी बताई थी कि किस तरह वो और कुछ लोग और भी कुछ जजेस को मिलते थे जाके इस हवाले से। तो वो जब मामला हुआ तो उन्होंने कहा, मियाँ साहब मुलाकात के बाद बाहर निकले, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके उन्होंने कहा फिक्र न करें और हमारे साथ है। तो यानी सदर की अब परवाह नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे उसी शख्स, उसी बंदे जिनसे हमारा इंटरव्यू हुआ, उनको भेजा गया लगारी साहब के पास समरी के दोबारा बाई हैंड देकर, और जाकर उन्होंने कहा कि यहाँ दस्तखत करो तो यहाँ इस्तीफा दे दो, इसी तरह पंजाबी में। तो लगारी साहब ने आगे से उन्हें इंग्लिश में ये उन्हें कहा कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस रूड बिहेवियर फ्रॉम यू। आपसे मुझे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना रूड आप मुझे सीधा के सदर को कहेंगे कि आप। उन्होंने कहा जनाब मेरा ये लैंग्वेज नहीं है, ये वजीर आजम साहब, ये मैं वजीर आजम साहब का लेकर पैगाम जो है आपके पास आया हूँ, और उन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ रिजाइन करें या ये साइन कर दे असेंबली पर। फिर वो लगारी साहब ने रिजाइन कर दिया। तो मामला ये वो है कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस या वो थोड़ा अभी है खान साहब की मकबूलियत का, लेकिन उस वक्त काफी चीजें अभी और उस वक्त की जो है वो मिलती हैं। और ये साहब जो है वो कह रहे हैं कि अपनी किताब में उन्होंने ये चीजें लिखी हैं जो वो कह रहे हैं कि जब उनके बाद जो है वो छपी, उनका बेटा छपी, मरने के बाद वो कहते हैं। हाँ जी, ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मिस्टर भट्ट साहब। अच्छा रवि, इसमें एक और चीज जो मैं आता हूँ, एक और वाकया जो है इसके अंदर जो है कि एक जहांगीर करामत जो है ना, वो उनकी एक मीटिंग हुई थी। तो शमशेर अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं उस मीटिंग के अंदर मौजूद था, तो मैं जब उठा तो मीटिंग से फारग हुए तो मेरे कमरे में आए। शमशेर अली खान उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उन्होंने कहा अपना जो पैड दो मुझे, प्रेसिडेंट हाउस वाला पैड दिया, तो उस पर कच्ची पेंसिल से लिखा वी आर विद यू, और कहा ये लगारी साहब को दे दे। ठीक उस पर हुआ ये कि जब 27 नवंबर को चढ़ाई की है इन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के, और ये दरवाजे तोड़ते हुए अंदर दाखिल हुए हैं और जज जो है चैम्बर्स के अंदर जाके घुस गए हैं। तो उस वक्त सजाद अली शाह साहब ने जहांगीर करामत को कहा कि फौज भेजें। अच्छा, तो वो जो वी और विद यू था ना, वो कच्ची पेंसिल का साबित हुआ। लेकिन नवाज शरीफ का मामला यह है कि उन्होंने रफीक तारड़ को तो सदर बनाया, सैयद जमान सिद्दीकी को तो वो बनाया, गवर्नर बनाया, लेकिन जहांगीर करामत बेचारे की किस्मत खराब हुई, उसको उन्होंने इस्तीफा ले लिया उससे। तो ये क्राइसिस दोबारा बिल्टअप हो रहा है। उसी तरह की रिपीट सूरत हाल है, वैसी असेंबली की करारदादें हैं, वैसे बेंच बन रहे हैं, वैसे गंद हो रहा है। ये पाकिस्तान की अध्यक्ष खेल नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है हिलाली साहब, क्योंकि विफाकी काबीना ने तो मुस्तरद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपको क्या लगता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और क्या सोच रही है इस वक्त हुकूमत? हुकूमत तो सोच रही है कि हम अपना जान कैसे बचाएं। अच्छा। इसलिए कि अगर इमरान खान आ जाएगा तो फिर इनकी जान चले जाएगी, इनकी लाइव्स एंड लाइवलीहुड मेरे ख्याल में आर एट रिस्क। हाँ। अब बात असल ये है कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो कानून पास किया था इन्होंने, इतना शो करके जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया इमरजेंसी सेशन में, और ये उन्होंने कानून पास किया कि एक जज के पास इतने पावर्स नहीं होने चाहिए। सही। तो अब ये
कब इस्तेमाल होने वाला है? ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब ये साइन हो जाएगा, और अलवी साहब ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते। उसके बाद जैसे वो आएगा तो ये अपील करेंगे, ये अपील करेंगे अगेंस्ट ऑल द जजमेंट्स। ये जो जितने आप जजमेंट्स देख रहे हैं इनके खिलाफ अपील करेंगे। अब उस अपील में वो जो बेंच सिलेक्ट होंगे वो ये साहब नहीं कर सकेंगे जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, तो वो लोग करेंगे जो इस फैसले के खिलाफ हैं। तो इन अदर वर्ड्स सब चीज़ ओवरटर्न भी हो सकता है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो एक मेगा सेटबैक हो सकता है, नॉट ओनली फॉर डेमोक्रेसी बट फॉर पाकिस्तान। इसलिए कि अगर ये सब हो जाए, इलेक्शन जब तक होगा तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं ना। फैसला हो गया है, मानना पड़ रहा है, अब और क्या होगा और क्या इनके पास है टैक्टिक्स। हाँ, एक ही ऑप्शन नजर आता है। अच्छा, वो जी जी मुकम्मल कर लें हिलाली साहब। बस चलें, ठीक है। कुछ नहीं, मैं कह रहा था एक दफे वो आ जाए इन एक्शन, फिर ठीक है। हिलाली साहब की मैं बात को जरा आगे बढ़ाना चाहूँगी। वो कह रहे हैं कि जी नया जो बिल है, रूल्स जब नए बन जाएंगे तो उसके बाद शायद अपील में जा सके। आपको लगता है कि जो नए रूल्स बनेंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव जो है वो लागू हो सकेंगे पिछले केसेस? देखिए, उन्होंने एक तो रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर शामिल किया है, वो तो पहले दिन स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। अच्छा। और वो तो पहली बात तो है कि एतजाज आसद ने कल एक जुडिशियल फोरम पे तमाम वकला के सामने तकरीर की है। अच्छा। क्योंकि बुनियादी तौर पर आपने कितने साल के लिए 1 साल के चीफ जस्टिस रहना होता है, और उस चीफ जस्टिस को उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत होती है, और तो कुछ नहीं होता ना। उस तो होता ये है, उसमें सबसे बड़ी है कि असम्पशन ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जज ईमानदार है, सुप्रीम कोर्ट का हर जज प्रूडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का हर जज बेहतर है, जिसको भी शामिल कर लो और जिस बेंच से। ये एतराज लगाते हैं क्रिमिनल किस्म के लोग जो समझते हैं कि ये जज चूंकि मेरे हक में फैसला नहीं दे रहा तो मैं इस पर एतराज लगाऊं, इसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूं। जैसे मज़ार नकवी की गई है, उसके ऊपर एक ऑडियो टेप आ गया। मेरी को एक ऑडियो टेप को बंदा जो है वो ले आए और कहेगा जी ये ऑडियो टेप किस किस्म किया, और उसके बाद आके कहेगा जी इसको तो आप टीवी से निकाल दे, तो ऐसा तो नहीं होता। मैं आप एक बताऊं कि यह कानून कैसे स्ट्राइक डाउन होगा। इस कानून को बनाने का पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं था। मैं आर्टिकल पढ़ता हूं 191 रूल और प्रोसीजर। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, द सुप्रीम कोर्ट असेंबली नहीं मे मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। पहली बात यह है कि रूल्स बना सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी मौजूद है। अब पीछे रह गया लॉ। लॉ कौन बनाएगा? लॉ के अंदर होता है एक लेजिस्लेटिव लिस्ट, ये होती है आर्टिकल शेड्यूल 4 के अंदर। अब शेड्यूल 4 जो है, शेड्यूल 4 का जो 55 सेक्शन है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। उसके तहत इसलिए तो कहते हैं कि जिस दिन ये आया उसी दिन ये 55 उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से रूल खत्म हो जाएगा। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ ऑल कोर्ट्स, ये है टॉपिक, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स इन दिस लिस्ट। कि आप तमाम अदालतों के बारे में रूल बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं सिवाय सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद बनाएगी। जस्टिस फायद ईसा ने भी जो फैसला दिया है वो यही दिया है कि एक अदालत बैठ के दोबारा रूल्स बनाए, 1989 के खत्म करे। लेकिन जब तक वो रूल नहीं बनते वो कहते हैं आप आओगे आप खुद बना लेना। खुद कौन बनाता है? ठीक, असल मसला ये है कि ये जो इशू बना दिया गया ना कि फर्स्ट, ये किसने कह दिया कि पहले फर्स्ट 3 जो वो ऑनेस्ट हो जाएंगे? ये किसने कह दिया? हमेशा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के लिए एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, वो सीईओ किसी का वही हो, कहीं भी वही होता है, वरना तो आपकी खिचड़ी पड़ जाए, खराब हो जाए उसका मसला। तीनों लोग जो है वो किसी न किसी मामले पे कल लड़े, आज लड़े, परसों लड़े, ये कोई हल नहीं कि ये 3 आ जाए, कल को ये 3 आपके खिलाफ आ जाए तो आप लॉ बदल देंगे। बिल्कुल सही बात है। हिलाली साहब, जब से ये केस टेकअप हुआ है हुकूमत के पास पूरा वक्त भी था और मौका भी था कि वो तमाम उज़र जो कि वो पेश कर रही थी इलेक्शन डिले करने के लिए उसको इस्टेब्लिश कर सके, मगर इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत के पास बचा क्या है? इलेक्शन डिले करने की क्या वजूहात वो दे सकते हैं? देखिए, ये वजह सिर्फ एक है और हर चीज़ का वजह एक है, वो ये है कि पब्लिक जो है वो इतनी यूनाइटेड है एक डिमांड पे
कि हर चीज़ जो है जो उस डिमांड के ख़िलाफ़ होता है पब्लिक अपोज करेगी। तो जो लोग डील कर रहे हैं इन चीज़ों में, उनको पता है कि अवाम की ख्वाहिश क्या है, उनको पता है कि इलेक्शंस में मिसाल के तौर पे क्या नतीजा होगा। तो क्या फ़ायदा उस किस्म के कानून और उस इवेंचुअलिटी, उस इवेंट नेमली इलेक्शंस को आप दूर फेंकते रहें, आप दूर डिस्टेंस करते रहें उससे, इट डजंट वर्क। तो उनको पता है। और मेरे ख्याल मैं एक चीज़ में ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जब ये लॉ, एक आदमी लॉज बनाता है बिल्कुल, मगर जैसे हमें पता है कि इंग्लैंड में भी हर ज़मीन, हर एकड़ ज़मीन जो है इट बिलोंग्स टू द क्राउन, वो बादशाह का होता है। मगर बादशाह जो होता है फिर वो लीज पे देता है, बेचता है, बट टेक्निकली इट इज़ द क्राउन। जब आप कोर्ट्स जाते हैं, इट इज़ द क्वीन वर्सेस समथिंग। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक ये कहना कि एक इंडिविजुअल आदमी जब वो आता है, वो बैठ जाता है रूल्स के साथ, और जो मतलब है वो रूल्स के साथ कर सकता है इसलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, मेरे ख्याल में ये गलत है। हाँ। और ये होना नहीं चाहिए, ना ये प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए। तो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि ये जो लोग आते हैं और समझते हैं कि अपने आप को ये जंगीज़ खान है, कि जो ये कहते हैं वो लॉ है, वो लॉ क्या है, बिगर देन लॉ, नहीं, दैट्स रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अगर ये रूल्स ठीक तरीके से विद द मेजॉरिटी ऑफ द कोर्ट अमेंड हुए हैं और ये अब लेजिस्लेशन हो गया है, तो मेरे ख्याल में कि ये नहीं होगा कि दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट उसको फेंक देगी। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उनको ये याद रहेगा कि ये जो लोगों ने इस रूल को चेंज किया है वो सब फेलो जजेस थे एक जमाने में, और वो फेलो जजेस ने समझा कि ये गलत है और इसलिए उन्होंने ये लाल साहब, इसमें जजेस तो आए ही नहीं, ये तो असेंबली ने पास किए हैं रूल्स, ये तो जजेस ने तो बनाए नहीं है इसके बारे ना, ये कानून, यही तो मसला है कि नहीं, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं उन्होंने देखा कि जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपोज्ड टू देम, वो कहते हैं सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। उनमें से 2 जजेस ने, देखिए 3 जज का एक बेंच था, उसमें से 2 जजेस ने ये मुतालबा किया है, उनमें से एक फायद ईसा हैं जिन्होंने मुतालबा किया, एक और हैं, उसके अलावा तो किसी ने मुतालबा नहीं किया। अच्छा, पहली बात है, उससे पहले 5 जजेस का बेंच बना, 5 जज बेंच बना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही होना चाहिए जैसे 1989 का रूल चल रहा है। फिर 1989 के रूल जो है वो फुल बेंच ने बनाए हुए हैं, वो किसी और ने तो नहीं बनाए, आसमान से तो नहीं उतरे, इन्हीं जजेस ने बनाए थे। कहा कि ये, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी यही इख्तियार आते हैं बेंच बनाने के, और आज से नहीं चल रहे, ये उस वक्त से चल रहे हैं जब से हाई कोर्ट में। एक और चीज बता, तमाम दुनिया में आप और मैं एक दूसरी चीज पे डिफर करते हैं। मुझे परवाह नहीं है किसने एक्चुअली रूल बनाया, इट डजंट मैटर। अच्छा, आप चाहते हैं आइडियल ये है, सेक ऑफ एफिशिएंसी। लेकिन अगर मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन अलाजा, मेरा एक सवाल आपसे, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर ऊपर एक की बजाय 3 जज हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर 5 बैठ के फैसला करेंगे? तो ये वो बात नहीं है। अब नहीं, अगर 3 ये देखिए, इस किस्म के मिसाल देना कि सब अगर चोर निकल आए, अगर हर जज एक ही सेल से आपने अपॉइंट किया तो फिर क्या होगा? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, रीजनेबल ओपिनियन ये है विद इन द कोर्ट, आई एम नॉट सेइंग इन द पार्लियामेंट, विद इन द कोर्ट ओपिनियन ये है कि ये सिलेक्शन इतना नहीं होना चाहिए। बेशक चीफ जस्टिस अपॉइंट, टाइमिंग के ऊपर सवाल उठ रहे थे और इंटेंशन के ऊपर सवाल उठ रहे थे। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक का, स्टे विद अस।
बैक नाजरीन, हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ दिया जा रहा है आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया जिसके ज़रिए इलेक्शन कमीशन के 8 अक्टूबर के इलेक्शन करवाने की डेट को कलअदम करार दिया गया था। अच्छा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उरिया साहब, आज खिताब किया है असम्बली के अंदर और वो कह रहे हैं कि जी तमाम जायज़ मुतालबात को सुप्रीम कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि जी 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है तो 18वीं तरमीम इंतखाबात एक वक्त में कराने का कहा गया है, वो इस शख्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। ये बात कितनी दुरुस्त है, क्योंकि उसी आइन में ये भी लिखा हुआ है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात भी होने चाहिए सूबाई असेंबलियों में। देखिए, ये आइन मेरे हाथ में है, इसकी किसी सेक्शन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि एक वक्त में इंतखाबात। अच्छा, अगर एक सूबाई असेंबली में एक चीफ मिनिस्टर तोड़ता है तो अगर वो इसका बात का इंतजार करता है कि मैं वज़ीर आज़म से पूछ लूँ तो सूबाई खुद मुख्तारी खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर तमाम फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ जाता है उसके अंदर असेंबली के अंदर सारे अराकीन मर जाते हैं, फिर क्या होगा? असेंबली की जगह 4 साल बाकी केयर टेकर रहेगी। ये आइन के अंदर बड़ा प्रोविजन रखी गई है कि ये चीज की जाए। असल मसला पता है क्या है? खौफ एक ही है कि अगर हमने इलेक्शन कराए तो पीटीआई की गवर्नमेंट, आज इनको यकीन हो जाए कि सूबाई असेंबली में हम जीत जाएंगे, इनका इलेक्शन करवाएगा। सर, ये कब तक प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? तो सवाल नहीं, प्रोलॉन्ग नहीं, ये 2 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आप देखें कितने लोग बेगुनाहों को फांसी होती है, कितने बेगुनाहों को जेल होती है। क्या कभी इस बुनियाद के ऊपर ये होता है कि अदालत का फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा? यार, ये आप मजाक बना दिया अपने पाकिस्तान के इतने बड़े इंस्टीट्यूशन को, बिल्कुल आपने तबाह कर दिया है। कल को चोर कहेगा कि मुझे 10 लोगों का बेंच बनाए, कल को एक और शख्स है जिसने कत्ल किया वो कहेगा पूरी हाईकोर्ट बैठे मेरे लिए। आपने तमाशा बना दिया पाकिस्तान के लॉ को, पाकिस्तान के कानून का तमाशा बना दिया है। वो बात सही कहता था सिकंदर मिर्जा ने कहा था ये को इलेक्ट होके आ जाते हैं, हमें ठीक करना पड़ता है। कमाल की बात है यार, आप कह रहे हो ये, और अदालत में आपका अटॉर्नी जनरल बोला नहीं वहां पर, उसने कहा ये मुझे बताइए 9 लोगों का हमने बेंच बनाया, 2 लोग बीच में से निकल आए, ठीक है, 2 लोग निकल गए, ठीक है, उसके बाद हम बेचारा आ गया 7 ने कहा हम नहीं रहते, हमने 5 का नया कॉन्स्टिट्यूट बनाया, ये 7 का बेंच किधर से आ गया? और फिर आज फिर आपने वही बात की कि जी 15 बंदे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें 2 जज नकार कर चुके, उनका नहीं बनेगा। हाँ। यानी फ्लोर ऑफ द हाउस आप कहते हैं कि 15 में से 13 का बनाओ, पता है 15 में शिकस्त है इनकी। अब तो मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस को 15 का बेंच बना देना चाहिए। अच्छा। पूरे के पूरे, ताकि इनके मुंह पे पड़े, अब फिर इनको पता चले कि ये क्या होता है। यानी आप अंदाजा करें कि 15 में से 2 ने इनकार कर दिया। भाई इनकार तो 10 दफा करते हैं वो लोग केस सुनने का। 15 में, अब 15 में सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त चीफ जस्टिस को 15 का बनाना चाहिए, और मैं इसका कायल हूं। और इनकी पूरी की पूरी ये सूरत हाल है, डिसओबीडियंस, ऑल कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी, और आर्टिकल 190 पढ़ रहा हूं, शुड एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने पंजाब का क्यों ऑर्डर दिया है? हाँ। इन्होंने जाकर गए, वो सारे जितने भी थे इलाका वो केपीके का था, उनका पंजाब में तो अमन है। हाँ। और फिर उन्होंने ऑर्डर कर दिया, अब पंजाब में न्यूजीलैंड की टीम आ सकती है, इलेक्शन नहीं हो सकता। नहीं, उरिया साहब, फिर केपी इलेक्शन कब क्या होने वाला है? दोबारा दरखास्त तो हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताइए, हमने उम्र गुजारी है यार, कब पाकिस्तान में अंदर इस तरह का अमन हुआ कि इलेक्शन है? और दूसरी बात कहते हैं फौज कभी आई है कभी इलेक्शनों के अंदर? फौज तो रिजर्व होती है हमेशा। एक्सक्यूजेस तो बड़े लेम है ना। कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। मैं 98 में 6 इलेक्शन मैंने कराए हैं, फौज को रिजर्व रखा जाता है एक्सीजेंसी के वक्त, और वो तो इलेक्शन हो या ना हो तब भी रिजर्व मौजूद होती है। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, फुल कोर्ट का मुतालिबा एक बार फिर दोहराया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी हाँ फुल कोर्ट बनाए, लेकिन वो अपनी मर्जी का बनवाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 2 जजेस जो हैं उनको हटा के 13 रुकनी आप बना दें फुल कोर्ट। तो आपको लगता है कि अभी भी हुकूमत चाह रही है कि जी उनकी मर्जी का ही बने और फुल कोर्ट में भी उनकी मर्जी नहीं है? बिल्कुल, देखिए इनका तो आपने देख लिया है ना। मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये कहते हैं कि अगर हम नहीं आएंगे पावर में तो मुल्क भाड़ में जाए। इनका तो एक ही ये है कि हम पावर में हों, अगर हम पावर में नहीं आएंगे तो खुदा जाने हमारे साथ क्या होगा, और वाकई क्या होना चाहिए इनके साथ। जिस तरीके से इन्होंने अभी तक जस्टिस अवॉइड किया है, मेरे ख्याल में ये तो पाकिस्तान का एक ट्रेजेडी है कि इंसाफ कभी नहीं होता है।
देखिए बात असल ये है कि वो इस्कंदर मिर्ज़ा के बारे में औरिया साहब ने कहा, उसने एक और चीज़ भी कहा, उसने कहा यू कैन मेक सम ऑफ अस फूल्स सम ऑफ द टाइम बट यू कैन नॉट मेक ऑल ऑफ अस फूल्स ऑल द टाइम। ठीक है ना? तो कहने की बात सिर्फ ये है कि इनका गोल क्या है। ये तारर साहब जो हैं, ये लुक्स अ वेल स्पोकन मैन, ये शरीफ्स के पर्सनल एजेंडा से अपने आप को इतना मुलव्वस और इतना एसोसिएट किया हुआ है। द शरीफ्स डोंट नो कि पावर के बगैर जीते कैसे हैं, वो जी नहीं सकते, उनके दे आर नॉट यूज्ड टू इट। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इथॉस, मोरेज, थॉट्स नहीं है इनके। ये वो है कि पावर दो एंड दे यूज द पावर फॉर वन थिंग ओनली। मैं समझता हूं कि बहुत ज़बरदस्त फैसला हुआ है। ये फैसला खुदा करे कि ये इम्प्लीमेंट हो, ये नहीं कि ये कानून आ जाए और इसके तहत अपील चले जाए और फिर कहें कि जब तक अपील नहीं ये होता है स्टे ऑर्डर हो जाए। ऐसा कुछ अगर ना हो, आप देखेंगे जब इलेक्शंस होगा लोगों का क्या रिएक्शंस होगा। आप शायद उससे पहले भी देखें लोगों का क्या रिएक्शन है जब उनको पता चला कि फाइनली उनको वो हक जो वो कहते हैं हमें ये हक चाहिए अपने लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए, वो हक जब मेरा कितने खुश हैं वो। तो मेरे ख्याल में आई होप टू गॉड कि ये जो है इस लाइन और इस कोर्स ऑफ एक्शन पे हम चलते रहें जब तक इलेक्शन हो, और जो भी जीता he should be given power, और मुनसिफाना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बिल्कुल। अगर और ये एक और बात मैं जल्दी से आपको बता दूं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो सबको पता चल जाएगा, 1 मिनट में पता चल जाएगा। वो रिटर्निंग ऑफिसर्स खुद आपको कहेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। ये बात तो बिल्कुल तो ये जो है और इट्स अ बिग रिस्क, ये बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए जो लोग इन्वॉल्व हैं इनटू परवर्टिंग द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी इस मुल्क में, वो लोग हैव अ लॉट टू लूज। ऑफ कोर्स कभी कभी लोग कहते हैं दे हैव टू लूज देयर लाइव्स आल्सो, क्या पता। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखते हैं कैन वी राइज टू द चैलेंज। शुक्र है जुडिशरी रोज टू द चैलेंज एट जैसे जो आज जो फैसला था। दुआ करें कि एवरीबॉडी एल्स राइजेस टू। बिल्कुल ऐसी है। और ये साहब मईशत की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, 21% आज शरह सूद कर दी गई है स्टेट बैंक की जानिब से, होश रुबा महंगाई हो चुकी है। अब इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी हमारी हुकूमत ही नहीं है, तो PDM की हुकूमत है। तो आवाम किसकी तरफ देखें? आवाम तो बिल्कुल बेआसरा इस वक्त नजर आ रही है। देखिए जो जिस चीज़ का वज़ीर है उसके तो गले में पट्टा डाले ना। मसला सारा ये है कि जब भी आपके यहाँ पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आपके यहाँ ये मामला होता है। बोस्तान खान ने उस दिन बड़ी मज़ेदार बात की। उसने कहा आपको मैं एक सूरत हाल आप ठीक करते हैं, मैं आपको $12 अरब अपने हाथ से देता हूँ। लोगों के पास डॉलर हैं, लोगों ने छुपा के रखे हुए हैं, लेकिन लोग जहाँ जाहिर नहीं करते क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। आज जिस मुल्क के अंदर, ये दुनिया में कोई मुल्क ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक फैसला करे और पूरी जो है उसके अंदर असेंबली जो है उसके खिलाफ खड़ी होकर गुफ्तगू करे, तकरीर करे, क्यों करे? और उसके बाद आप अंदाजा करें तो राजा रियाज साहब जैसे लोगों को दूसरे से, और फिर आप मुतालबा क्या कर रहे हैं कि 15 में से 13 का बनाओ फुल कोर्ट। हम जिन पे 2 पे इतराज करते हैं उनको नहीं बनाओ, तो फिर रोज जो इतराज करते हैं उनको भी नहीं डालो। सही बात है। तो ये पाकिस्तान के साथ लगे हैं खेलने, और शहबाज शरीफ चाहते हैं बनना शहीद, लेकिन ये वो शहीद होगा कि जिसको सड़कों पे कोई शख्स इज्जत नहीं देगा। बिल्कुल ठीक बात है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद बात के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।